तो अब अपना चैप्टर है चैप्टर 4, क्लास 11th। रक्षाबंधन के बाद से अब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो क्लास 11th वाले रेडी हो जाओ पढ़ने के लिए। तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था ट्रिग्नोमेट्री का। उसके बाद से अब अगला चैप्टर जो है चैप्टर 4, उसमें हमें देखना है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण ध्यान से सीख लेना है। जैसा तीसरा चैप्टर मैंने सिखाया है वैसे ही हमें इस चैप्टर को समझना है। थोड़ा सा आसान है और माइंडेड है। ये चैप्टर जो है ना, माइंड वाला, दिमाग वाला खेल है, अच्छे से सीखना है। द्विघाती समीकरण हम लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हैं कि दो चर वाला जो समीकरण होता है, एक चर वाला समीकरण होता है, एक चर वाला द्विघाती समीकरण होता है। जैसे मैं बेसिक लिखूं ax² bx प्लस सी, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये समीकरण हो गया। समीकरण मतलब बराबर 0। तो इसमें मैंने ये देखा कि जब हम लोग मान निकालते हैं तो जितने भी जो भी मान आते हैं x के, अगर दो घात है तो दो आएंगे मान मूल। तो सभी या तो ऋणात्मक आएगा या तो धनात्मक आएगा, कुछ भी, लेकिन रहेंगी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। और इस चैप्टर में सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, और वो डिपेंड करता है तब जब कैपिटल डी b² माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है, तब कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याओं का स्टार्टिंग होता है। अभी सिर्फ बेसिक बता रहा हूं कि ये स्टार्ट शुरू कैसे होता है, चैप्टर आता कहां से है, कैसे बनता है। और चलो, तो मैंने ये बताया कि हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी मान आ रहे हैं, अब विविक्त कर लेस देन 0 है, इसका मतलब ये है कि अब जो मान आएगा वो ऋणात्मक है और 0 से छोटा है, तो फिर उसके मान में क्या होते हैं, किस तरह से होता है, कैसे बनता है। जैसे एक एग्जाम्पल में दिखा दूं कि x² प्लस a² लिखा हुआ है और 0 है। इसे सॉल्व करना हो तो x² इक्वल टू माइनस a², और इसको सॉल्व करेंगे, क्या कैसे आ रहा है देख रहे हैं। मतलब अगर ये देखा जाए कि किसी संख्या का वर्ग करें और वो ऋणात्मक आ रहा है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है। अगर मैं एक नोट करके लिखाऊं, और वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणेतर ऋणेतर या ऋणात्मक नहीं होता है। ऋणेतर का मतलब होता है कि ऋण नहीं, ऋणात्मक नहीं। और आप देख रहे हैं कि वास्तविक संख्या का वर्ग यहाँ ऋणात्मक जा रहा है। तो इस तरह से हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि किस तरह सॉल्व करना है, क्या है, कैसे इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें समझना है। तो सम्मिश्र संख्या है, तो सम्मिश्र संख्या से पहले मैं छोटा सा बेसिक बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी। ये नोट करते जाया करो, है ना, जो भी लिख देता हूँ बोर्ड में वो नोट करना है, तो अपना नोट करते जाया करो। जिसको लगता है कि सीखना है तो नोट करना पड़ेगा, इसलिए वीडियो को पॉज करो और नोट कर लिया करो, या फिर साथ में नोट करते जाया करो। पहले एक बार सुन लो अच्छे से और नोट करते जाओ।
सम्मिश्र संख्या, इसको समझने से पहले मैं समझा देता हूं संख्या पद्धति। पढ़ा हुआ है सब, मैं एक बार रिवीजन करा रहा हूं। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में पहला अगर लिया मैंने प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म जो डिनोट करने का वो कैपिटल एन है, 1 2 3 डैश 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 इनफिनाइट चला जाएगा। इसी तरह से पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, पूर्णांक संख्या इंटीजर। और इसमें क्या होता है, ऋणात्मक धनात्मक और ये सब जेड जेड से डिनोट करते हैं इसे, आर से डिनोट करते, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 इनफिनाइट। इधर ऋणात्मक भी, जीरो भी और उधर धनात्मक भी, पूरे होते हैं पूर्णांक में। इसी तरह से परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या भी ऋणात्मक हो जाती है, धनात्मक भी, और आगे इसी तरह से इधर इधर भी और इधर भी, इस तरह से परिमेय संख्या चलती है। अभाज्य संख्या, तो परिमेय संख्या को कहां से डिनोट कर दिया, क्यू से डिनोट कर दिया। और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को डिनोट कर रहा हूं कहां से, पी से। क्यों, पी से प्राइम नंबर, सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या 2 3 5 7 और इसी तरह से कंटिन्यू। तो ये हमारा बेसिक है, ये हमें पता होना चाहिए कि हाँ इस तरह की चीजें हैं और इस तरह से हमें याद करना है। तो मैं ये बता दूं कि अगर ये सारी वास्तविक संख्याएं हैं, ये सारी वास्तविक संख्याएं हैं और ये सारी वास्तविक संख्याएं हैं, तो इनका जो वर्ग होता है, वास्तविक, मैंने स्टार्टिंग में जो बताया है, वास्तविक संख्याओं का वर्ग, वास्तविक संख्याओं का वर्ग सदैव धनात्मक होता है। ये मैंने स्टार्टिंग बताया था, उसे मैंने प्राकृत संख्या को दिखाया। आप किसी का वर्ग करिए, चाहे -4 का करिए, 3 का, 2 का, परिमेय संख्या का, अभाज्य संख्या का, कोई भी। अब कोई बोलेगा सम विषम क्या, सम विषम सब इसी में आ गए हैं, प्राकृत संख्या में आ गए हैं, तो वो उनका सब बाई पार्ट है, मेन प्राकृत संख्या उसी से सब निकाला गया है। ठीक है, तो अगर ये नोट करना है तो ये वाला पॉइंट कहीं भी लिख सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं का वर्ग सदैव धनात्मक होता है। और हम लोग चलते हैं अब इस चैप्टर 4 क्लास 11th और शुरू करते हैं समिश्र संख्या। आई आप लोगों ने इस चैप्टर में देखा होगा, आई फॉर आयोटा, और उसे ठीक से समझने का प्रयास करना है। तो मैं मान लेता हूं, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया है, स्टार्टिंग समिश्र संख्या को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, यहां से मान लिया कि माना इस तरह से कुछ सॉल्व करना है, तो स्टार्ट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर। तो अगर इसे सॉल्व करूं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसे आगे जाऊं तो लिखूंगा एक्स स्क्वायर -1 इंटू ए स्क्वायर, और इसे सॉल्व करें तो रूट ऑफ -1 इंटू ए स्क्वायर, और इस तरह से रूट ऑफ -1 इंटू ए, या फिर ए बस लिख दो ए, या फिर आगे लिख दो, कहीं भी लिख दो। अब होता यह है कि एक गणितज्ञ हैं यूलर, जिन्होंने इस आई को रिप्लेस किया -1, रूट -1 को आई से रिप्लेस किया, और बताया कि जहां आई फॉर आयोटा, आई फॉर आयोटा, यूलर यूलर गणितज्ञ हैं, तो मिस्टेक कहां हो रही है, मिस्टेक यहां हो रही है, मिस्टेक यहां हो रही है। मिस्टेक क्या हो रही है कि जब हम लोगों ने रूट लिया और रूट को जब सॉल्व किया, अब सॉल्व करने के बाद जब भी ये रूट की वैल्यू को सॉल्व किया जाता है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आता है, और फिर प्लस माइनस आई ए हो जाता है। ये हमें कॉन्सेप्ट को सीखना है।
अब जब प्लस माइनस हो गया तो कुछ मान प्लस के कुछ मान माइनस के, और वही चीजें यूलर गणितज्ञ ने इसे समझाया। तो ये है क्या, इसे नोट करके लिख लेंगे। गणितज्ञ आयलर भी कोई कोई पढ़ता है, यूलर आयलर भी कोई कोई पढ़ता है, यूलर EULER EULER यूलर रूट को ग्रीक अक्षर अंडर रूट -1 को ग्रीक अक्षर आयोटा आयोटा के आई से प्रदर्शित या निरूपित किया, आई से निरूपित किया। इस तरह से ये आई का जो फॉर्मेशन है वो यहां से होता है। जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि जब डी का 1 ग्रेटर देन 0 होता है तो वास्तविक और असमान होते हैं मूल, और जब 0 होता है तो वास्तविक और समान होते हैं, और जब डी 0 की वैल्यू डी की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है, डी है क्या, डी है बी स्क्वायर माइनस 4AC, जिसे बोला जाता है विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट। तो डी लेस देन 0 तो बोल देते हैं कि मूल वास्तविक नहीं, आभासी, काल्पनिक, अधिकल्पित, बहुत सारी चीजें अभी आएगा, सब बताएंगे, लेकिन आप बस थोड़ा सा रिवीजन के लिए मैंने यहाँ समझा दिए, ये नोट कर लो, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। इस तरह से हमें आयोटा को सॉल्व करना है। हो गया। लिखते जाया करो साथों साथ, ताकि थोड़ा जल्दी हो जाएगा, कवर हो जाएगा। नोट करके लिखना है, नोट करके लिखना है। ऐसी संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक हो, ऐसी संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक हो, ऐसी संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक हो, अथवा जिसका एक गुणज, अथवा जिसका एक गुणज अंडर रूट ऑफ -1, अंडर रूट ऑफ -1 इक्वल टू आई हो, हो काल्पनिक संख्या अथवा आभासी संख्या अथवा अधिकल्पित संख्या, और इंग्लिश में बोला जाता है इमेजिनरी नंबर कहलाती है। ऐसी संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक हो, अथवा जिसका एक गुणज अंडर रूट -1 इक्वल टू आई हो, काल्पनिक संख्या, आभासी संख्या अथवा अधिकल्पित संख्या इमेजिनरी नंबर कहलाती है, कहलाती है। तो यहां से हमने ये देख लिया कि आई का फॉर्मेशन हुआ कैसे, आई आया कहां से। आई बनता है स्क्वायर वाली संख्या जब ऋणात्मक में चलने लगे इक्वल टू, तो फिर वहां से आई का फॉर्मेशन होता है। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है तो आप आई को फॉर्मेट, आई को लाना ही पड़ेगा। तो आई इस तरह से आई आया है। अब आई का किस तरह से संख्या नंबर कैसे बनता है ये देख लेते हैं। a प्लस आई बी आई है, इसका मतलब ये है कि हम उसके साथ अगर कोई नंबर जोड़ देते हैं
यहाँ पे समित संख्या का अर्थ ही समझिए ना। समित संख्या में इसका इंग्लिश में अगर नाम देखा जाए कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर साफ दिख रहा है कि कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है सम्मिश्र, सम्मिश्र। मिश्र में दिख रहा है कि संख्या मिश्रित है और उसमें वास्तविक पार्ट भी रहता है और काल्पनिक भी, अधिकंतित। तो इस तरह से उसमें एक ऐसी संख्या जिसमें वास्तविक और आभासी या काल्पनिक दोनों संख्याएं हों, उसे मिलाकर के जो भी संख्या बनी है उसे बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। a प्लस आई बी के रूप में, a प्लस आई बी के रूप में किसी संख्या को समित संख्या कहते हैं। a प्लस आई बी के रूप में किसी संख्या को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। इस तरह से ये समित संख्या की एक परिभाषा है। मान लो किसी ने बोला कि डिफाइन करिए, तो a प्लस आई बी के रूप में किसी संख्या को समित संख्या कहते हैं। अब समित संख्या में a क्या है, b क्या है, कौन सा क्या पार्ट है, वो हमें अगले दिन, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। इसमें एग्जाम्पल भी लिख लो। एग्जाम्पल लिख लो 2 माइनस 3i या 5i या 1 प्लस आई बाई 2, 1 प्लस आई बाई 2 माइनस 1 प्लस रूट 3i। और बहुत सारे हैं एग्जाम्पल हैं। माइनस आई 3 प्लस 2i अपॉन 5 प्लस 4i, इस तरह से एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है। एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें बुक में भी आप लोग थोड़ा सा देखते जाइए, समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। बस डेली की क्लास मिस नहीं करनी है, बस हो गया। ये लिख गया होगा, नोट करते जाया करो, यहाँ टाइम नहीं है। रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ ना। कहाँ भेज रहा हूँ? भोपाल है, भोपाल भेजा जा रहा है क्या? हाँ, तो इन लोगों को समय का यूज करते आना चाहिए। समित संख्या a प्लस आई बी में a को समित संख्या, अब a क्या है और b क्या है, उनमें सबको डिफाइन कर देते हैं। समिश्र संख्या, समित संख्या a प्लस आई बी में, a प्लस आई बी में a को सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग, वास्तविक भाग तथा आर ई जेड। अब जेड यहाँ पे क्या है बताऊंगा। आर ई से तो रियल नंबर होता है, तो ये वास्तविक भाग को इंग्लिश में रियल बोले तो आर ई जेड से, आर ई जेड द्वारा निरूपित किया जाता है। और बी को सम्मिश्र संख्या, बी को सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक अथवा आभासी, आभासी इमेजिनरी पार्ट होता है। ये इमेजिनरी पार्ट, वो रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तथा इमेजिनरी का आई एम और जेड ले लिए। जेड क्या है, जेड यहाँ अभी बताता, जैसे अगला बताऊंगा जेड समझ में आ जाएगा, क्योंकि डिनोट, इसका जो डिनोट होता है वो जेड से डिनोट होता है। इमेजिनरी द्वारा निरूपित किया जाता है। नोट करते जाया करो, जो भी समझ में आने लगे तो नोट कर लिया करो। जाता है।
भाई यहाँ पर देखा ए प्लस आई बी है, ए रियल पार्ट है, बी इमेजिनरी पार्ट है, तो ए को मैंने बोला कि ए को सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग रियल नंबर, क्योंकि इसके साथ आई नहीं है, आर ई जेड से डिनोट करके रियल इमेजिनरी द्वारा निरूपित, बी को सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक आभासी इमेजिनरी पार्ट आई एफ जेड द्वारा निरूपित किया जाता है। तो यहां से एक पॉइंट और बना लो, सम्मिश्र संख्या को जेड संकेत से निरूपित करते हैं। अब कोई कोई ये बोल रहा है कि जेड को ये काट देते हैं, आप लोग सीधे सिंपल जेड बनाइए, मेरी हैबिट में है तो मैं कर दे रहा हूँ। आप लोग क्या है ना, दो और जेड में मिस्टेक नहीं हुई इसलिए काट दिया जाता, तो समझ में आ जाएगा, वेरीफाइड है, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई मना नहीं करता है, तो आप लोग जेड अपना सिंपल बनाइए, काट देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। जेड संकेत से निरूपित करते हैं, साउथ का जेड है ना, तो जेड इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस आई बी। ए प्लस आई बी, ये हो गया जेड से निरूपित। तो ये हो जाएगी एक सम्मिश्र संख्या का फॉर्मेट, इस तरह से आप इसे नोट करेंगे। अब सम्मिश्र संख्याओं की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं, उन्हें देखते हैं। सम्मिश्र संख्या के गुण प्रॉपर्टी तुम्हारी बुक में नहीं लिखा हुआ है, दिया तो है पहले चैप्टर में सबसे लास्ट में, लेकिन मैं उसे गुण की तरह लिखा देता हूं ताकि तुम लोगों को समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। स्टैंडर्ड बुक से लिखा है तो उसमें प्रॉपर्टीज दी हुई है। सम्मिश्र संख्याओं के गुण, सम्मिश्र संख्याओं के गुण, हेडिंग डाल लो, दो ठो है, इंग्लिश में लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस तरह से। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, बहुत अच्छे समझ लेना है ये वाला, ये सब जगह इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले वाले को आप अच्छे से समझेंगे। जो भी है आप नियम लिख लो, गुण लिख लो, कुछ भी। शून्य सम्मिश्र संख्या के शून्य सम्मिश्र संख्या के वास्तविक और शून्य सम्मिश्र संख्या के वास्तविक और काल्पनिक काल्पनिक भाग अलग अलग शून्य होते हैं। अब शून्य सम्मिश्र संख्या है तो इसमें ये पता चल रहा है कि इस नियम से कि वास्तविक और काल्पनिक भाग, मतलब वास्तविक, जैसे अगर देखा जाए कि आई बी है तो ये वास्तविक भाग है और ये काल्पनिक भाग है, ये अलग अलग शून्य होते हैं, मतलब ए बराबर भी जीरो और बी बराबर भी जीरो। ये नियम कहता है कि अगर शून्य समित संख्या शून्य है, अगर किसी ने बोल दिया कि एक समित संख्या शून्य है, तो आप ये समझ गए कि समित संख्या शून्य तभी होगी जब ए का मान भी जीरो और बी का मान भी जीरो। अगर किसी ने ये कह दिया यदि ए का मान जीरो है, किसी समित संख्या में ए का मान जीरो है और बी का मान जीरो है, तो वो कौन सी संख्या है, वो समझ जाना कि वो शून्य समित संख्या है। बाकी प्रूफ किया जा सकता है, प्रूफ भी मैं कर सकता हूँ, करा दूंगा, अर्थात तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं करा दूंगा, चिंता नहीं करना है। यदि, अर्थात, अर्थात मैं बताना चाह रहा था, अर्थात
a प्लस आई बी बराबर 0 हो तो a बराबर 0 और b बराबर 0। शून्य सम संख्या तभी कहेंगे जब a प्लस आई बी का मान 0 होगा, है ना। और जहां तक रही प्रूफ की बात, तो यहीं से हम प्रूफ भी कर लेते हैं। कैसे? a प्लस आई बी 0 है, तो आपने ये कहा कि सर ये a बराबर माइनस का आई बी हो जाएगा। दोनों पक्षों में वर्ग करने, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, और जैसे ही वर्ग करेंगे ये a स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का तो प्लस हो जाएगा। अब आपको ये पता था कि i का मान होता है अंडर रूट -1, जब दोनों i स्क्वायर का मान कितना -1, क्योंकि जब दोनों पक्षों का वर्ग होगा तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि a स्क्वायर बराबर -1 बी स्क्वायर, इधर आ जाएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 0। अब आपको ये पता चल रहा है कि अगर हमें इन दोनों को बराबर करना है, 0 लाना है, तो a का मान भी 0 रखना पड़ेगा और b का मान भी 0 रखना पड़ेगा, तभी ये 0 के बराबर जाएगा। वही ये कह रहा है कि शून्य समित संख्या अगर आपको बनानी है तो वास्तविक भाग को अलग 0 और आभासी भाग को अलग 0 करना पड़ेगा यहाँ से। इसलिए a बराबर 0 और b बराबर 0, तभी ये 0 होगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए। नोट करा? दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी तुम्हारे बुक की है, जो तुम्हारे पहले पन्ने के लास्ट पेज में जो एप्लीकेशन लगी हुई है, वो दूसरी प्रॉपर्टी है। उसे आप समझिए, उसे आप समझिए, उसे आप समझिए, उसे आप समझिए। आंसू इसको लोड करो ना, उधर रखा है काला वाला, नीचे रखी है स्याही, नीचे रखी है, आराम से डाल। दूसरा नियम अच्छे से है, समझ लेना, दूसरे नियम को समझना पड़ेगा। दूसरा नियम अच्छा है, समझ लेना। दो समान समिश्र संख्याओं के, दो समान समिश्र संख्याओं के वास्तविक और काल्पनिक भाग आपस में अलग अलग बराबर होते हैं, समान होते हैं, बराबर या समान कर दो, होते हैं। ये तो हो गए नियम। अब इसको लगाते हैं एप्लीकेशन में। अरे हाँ, भाग गया, डाल दिए हो अच्छे से। इसको निकाले नहीं थे क्या? तो उसी के ऊपर गिरा है ना? हाँ। इसको तब तक भरना पड़ता है जब तक कि एक बूंद गिरने पर भी ऊपर दिखने न लगे। ये सूख जा रही है ना, तो सूख जा रही तो कहाँ भरी, मतलब एक बूंद गिराओ तो ऊपर ना आ जाए, तब वो भरी कहलाती है। अरे वो लाइव है यार, हमको पढ़ाता, थोड़ा ऐसे ही कर लो, एक आध बार और डाल दो। हाँ, हाँ था। तो इसमें ये समझना है तुम्हें कि अगर दो समित संख्याएं समान है, मतलब उसने कह दिया कि बराबर है, तो वास्तविक और अधिकल्पित भाग आपस में अलग अलग बराबर होते हैं। समझिए, अर्थात अब इस लाइन का जो हिंदी में लिखा है वो गणित में क्या कह रहा है।
तो मैंने मान लिया कि एक है समित संख्या a प्लस आई बी और दूसरी है समित संख्या c प्लस आई डी। उसने ये कहा कि अगर ये दोनों आपस में बराबर है, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए a बराबर c और b बराबर d। ये क्या कहना चाह रहा है, जो हिंदी में लिखा है वो गणित में इस तरह लिख जाएगा। ये है असली मुद्दा। तो होता क्या है कि हम लोग रट जाते हैं, रट्टू बन जाते हैं, और जब रट्टू बन जाते हैं तो खेल खत्म हो जाता है। तो हमको रटना नहीं है, चीजें समझनी है। समझने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ना, तो समझा देता हूँ। अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से सेट करना है। मान लो इसी पे मैं दूसरा नियम, मतलब इसी में ही है, एक अर्थात ये हुआ, दूसरा अर्थात लगा देता हूँ। अर्थात ये मैं अपने से बता रहा हूँ ताकि तुम लोगों से गलती ना हो। कि अगर मान लो Z1 बराबर a प्लस आई बी है और Z2 बराबर c माइनस आई डी है, तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि उनके आपस में भाग बराबर हो जाते हैं। तो तुम लोगों ने दिमाग लगा, अच्छा a बराबर c और d बराबर d, और लग जाएगी लंका। भाई तुम्हें समझना पड़ेगा कि इसमें अब माइनस है, तो माइनस का मतलब ये हो गया कि यहां लगाओ प्लस, आई को यहां रखो और डी के साथ ले जाओ माइनस। एक कॉन्सेप्ट ये कहता है इस तरह से। या फिर ये कहता है कि सर हम प्लस वाली समित संख्या जानते हैं, माइनस वाली नहीं जानते हैं, इसलिए आई को छोड़ करके जितना मैटर रहेगा वो सब जाएगा इसके साथ, इस तरह से। ये तो हो गई, मतलब जिसने जितना हिंदी में लिखा था उसको गणित में मैंने लिख दिया। अब थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर प्रूव करने की कोशिश करें, प्रूव करने की कोशिश करें, तो मैं पहले वाली ही जो पॉइंट नंबर 1 था उसमें दिखा देता हूं कि अगर मैंने ये लिखा है कि Z1 बराबर a प्लस आई बी और Z2 बराबर, ये सिर्फ समझने के लिए, c प्लस आई डी, और उसने बोला था कि आपस में वो बराबर है, तो मैंने कर दिया बराबर। इधर लिख दिया a प्लस आई बी और इधर लिख दिया c प्लस आई डी। अब क्या होता है कि पक्षांतरण करते आता है, गणित मेरे से आती है, तो मैं वास्तविक को वास्तविक के पास ले आया। फिर थोड़ा दूर से लिखता हूँ, वास्तविक को वास्तविक के पास, और ये इधर आ जाएगा माइनस, और आई हो गया कॉमन, तो b माइनस डी, और यहां बचा 0, सब आ गए इधर। अब याद हो पहला नियम जो मैंने बताया था कि अगर ये शून्य समित संख्या है ना, क्योंकि ये इसके बराबर है, अगर शून्य समित संख्या है इसका मतलब ये है कि वास्तविक पार्ट भी शून्य। नियम 1 से और b माइनस डी से, ये शून्य, ये बराबर 0 तभी होगा जब उसके वास्तविक और आभासी पार्ट अलग अलग शून्य के बराबर होंगे। यहाँ पर ये माइनस है ना, ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, ठीक है, इसके माइनस आएगा ना, यही तो मैंने कहा, आ क्यों नहीं रहा। तो a बराबर c यहां से और b बराबर d यहां से। इस तरह से हमें ये प्रूफ भी हो जा रहा है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। क्लियर है। तो इसका एक एग्जांपल आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 1, जहां पर यह बोला है कि x और y वास्तविक संख्या है, तब x और y के मान निकालना है। तो आप लोग कर सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 को। मैं कोई दूसरा सवाल करा देता हूं और फिर आप इसके एग्जाम्पल नंबर 1 को अपने खुद से लगा लेना, ठीक है। मैं कोई दूसरा सवाल आपको करा देता हूं। इसे हटा देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 जो सवाल है उसको कराने से पहले एक सवाल मैं करा देता हूं, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 आप कर लेना। लिखा हुआ है 2 प्लस एक्स आई वाई
इक्वल टू 3 + 5। इस तरह क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे पास और बोला है x व y वास्तविक संख्याएं हैं, तब x व y के मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा हल हल दिया है, समित संख्या का समीकरण दिया हुआ है 2 + x + iy 3 + 5। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले वास्तविक को वास्तविक के पास और आभासी को आभासी के पास ले आइए। 2 + x + iy - 3 - i = 0। ये वास्तविक, ये वास्तविक, ये वास्तविक। 2 और 3 को आपस में सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा। -1 + x ये एक साथ रहेगा, i इमेजिनरी है, i इसके पास जाएगा तो प्लस i कॉमन y - 1 = 0। अब ये हो गया कॉन्सेप्ट। ये आपको इस तरह से हमें सॉल्व करना है। आप लोगों को समझना, नोट कर लो इतना। इस तरह से आपको समझना पड़ेगा कि हमें किस तरह से सॉल्व करके रियल को रियल और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के पास सॉल्व कर लेना। और इसमें नियम नंबर 1 लगा हुआ है, इसमें लिखेंगे 1 प्लस, तब 1 प्लस, इसको ये भी लिखा जा सकता है, जैसे अगर कोई किसी को वो लग रहा है कि कैसे बराबर 0 हो जाता है, तो इसको ये भी लिखा जाता है 0 + i × 0। और फिर इमेजिनरी का रियल का रियल से इक्वल और इमेजिनरी का इमेजिनरी से इक्वल करके ये भी लाया जा सकता है। नहीं भी लाना है तो नियम नंबर 1 से कवर होता है। 1 + x 1 + x = 0 और y - 1 = 0। यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू 1 और यहाँ से आ जाएगा y की वैल्यू 1। तो अतः लिख देंगे, अतः अभीष्ट मान x = 1 y = 1 है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। x = 1 y = 1। कुछ गलती तो नहीं है? हो गया? अगर इसे हो गया है तो एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ दूसरे तरीके से। एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ दूसरे तरीके से। क्या है ना कि अलग अलग जगह पढ़ेंगे, अलग अलग टीचर है, कैसे बताएंगे क्या पता, कैसे बताएंगे क्या पता। दूसरा क्वेश्चन है 2x + 3x + y × i, 2x + 3x + y × i 4 + 10i, 4 + 10i।
तो जैसे ये सवाल है, अब भाई मान लो इसी को मैंने हल ही कर दिया और लिख दिया है कि दिया है और दिया है, इसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। हमें साफ समझ में आ रहा है कि अगर इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं है तो अरेंजमेंट कर दो, अगर अरेंजमेंट नहीं तो अरेंजमेंट कर दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पक्षों की तुलना कर दो। ये भी सवाल है कि दोनों पक्षों की तुलना कर दो सीधे, जैसा कि तुम्हारी बुक में दिया हुआ है। तो हमने दिया है लिख दिया है, दिया है के बाद उसने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, और यहाँ पर इधर इमेजिनरी है, यहाँ इमेजिनरी है, इधर रियल है, यहाँ रियल है, दोनों को आपस में इक्वेट कराना है। तो लिख देंगे दिए गए समीकरण में वास्तविक भाग की और तुलना वास्तविक और आभासी भाग की तुलना, आभासी या काल्पनिक लिख दो, भाग की तुलना काल्पनिक भाग से करने पर तुलना करेंगे तो 2x प्लस 2x बराबर 4 और 3x प्लस वाई बराबर 10, इस तरह से। तो यहां से x साफ दिख रहा है कि 4/2 x इक्वल टू 2, x का मान यहां भी रखना पड़ेगा, तो यहां रखेंगे तो 3 इंटू 2 बराबर 10, तो y बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा 10 माइनस 6, तो y बराबर 4, इस तरह से। 2 और 4 में चेक कर लेता हूँ, पांचवें का दूसरा सही है, 2 और 4। अतः अभीष्ट मान x बराबर 2 y बराबर 4 प्राप्त होते हैं, और ये आंसर। तो इस तरह से भी हल किया जा सकता है, या फिर पहले इमेजिनरी सारे इकट्ठा रख लो और उसके बाद सॉल्व कर लो, जैसे आपको करना हो आप वैसे कर सकते हैं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर पहला, आप अपने से कर लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ता हूँ और सिखाता हूँ कि क्या कैसे होगा। नोट है, समझ में आ गया है, अच्छे से देख लो। चलो यहाँ थोड़ा समय संख्या के बारे में और थोड़ा फैक्ट बता देता हूँ। समय संख्या के बारे में और थोड़ा फैक्ट बता देता हूँ। मैंने पूछा आपसे कि 5i समय संख्या है, बिल्कुल है। बोले कैसे? समय संख्या का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, मतलब दोनों वास्तविक पार्ट और आभासी। तो हम इसे पूर्ण कर सकते हैं ना, कैसे कर सकते हैं? 0 प्लस 5i लिख करके, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है माइनस आई, तो क्या ये है? हाँ है, बिल्कुल। 0 प्लस और -1 इंटू आई। अब किसी को समझ में नहीं आया कैसे? क्योंकि a प्लस आई बी या a प्लस बी आई दोनों भी लिखा जा सकता है, गलत नहीं है। आगे लगाइए पीछे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि कुछ लोग, किसी ने लिखा 3 प्लस 4i, या फिर किसी ने लिख दिया 5 माइनस i3, और किसी टीचर ने गलत कर दिया।
तो बिल्कुल नहीं है। आप लड़ जाना, आई को आगे लिखिए या पीछे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एकदम श्योरली बता रहा हूँ, कहीं भी कोई गलत करता है, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, अपने टीचर से बोलिए। ऑथेंटिक किताबों में लिखा हुआ है, इसलिए आप लोग आई को आगे या पीछे लिखने में बिल्कुल दिक्कत न करें। जहां आपको लगे सुटेबल आप वहां लिखिए। क्लियर है? अब किसी ने आई को यहाँ लिख दी, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लिखिए। 0 प्लस -1 आई। तो तीसरा कॉन्सेप्ट ये आया कि क्या 6 समित संख्या है? क्या 6 समित संख्या है? अब ये हो गया कंफ्यूजन, ये हो गया कंफ्यूजन, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो अब आप लोग बताइए कि यह है या नहीं। क्वेश्चन मैंने फॉर्म कर दिया है, अब आप कंफ्यूजन बता दीजिए कि क्या है या नहीं। तो बिल्कुल है। बोले कैसे? वो इसलिए कि 6 प्लस आई इंटू 0 समित संख्या बन सकती है। तो क्वेश्चन कभी कभी कौन से पूछ सकता है कि वास्तविक संख्या सम्मिश्र संख्या हो सकती है। ये आपकी एक महत्वपूर्ण लाइन है। कोई पूछ सकता है तो बता देना कि समित संख्या वास्तविक संख्या है या नहीं, नहीं पता, लेकिन वास्तविक संख्या 6 समित संख्या हो सकती है, क्योंकि हम उसे फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं तो हो सकती है। ये थोड़ा सा चीजें थी, समझा दिया, बता दिया। आप लोग अपना ध्यान। आई की घात, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है। आई की घात पावर ऑफ आई। बहुत अच्छे समझ लो इसे। ये कंपटीशन में भी, जैसे कंपटीशन में या तो जेई मेंस या फिर एनडीए, एक दो जगह कहीं ना कहीं पे देखने को मिल सकता है, उसका कॉन्सेप्ट मिल सकता है, उसकी एप्लीकेशन मिल सकती है। तो थोड़ा सा आप सीख के चलिए। स्कूलों में इतना ज्यादा सीरियस नहीं है, मतलब कोचिंगों में तो समझा देते हैं, स्कूलों में नहीं सिखाया, नहीं बताया, या फिर ज्यादा एक आध दो ही क्वेश्चन हुए, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई, तो लॉस होने के ज्यादा चांसेस है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा आई को समझिए। शुरुआत जहां से होती है, स्टार्टिंग में, वहीं से करता हूँ। आई को हमने लिया -1, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, तो ये पहली वैल्यू हो गई। बोथ साइड जब स्क्वायर कर दिया तो आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1, क्योंकि रूट हट जाएगा। सही बात है। तीसरा वैल्यू आई की पावर 3, क्योंकि घात चले तो कुछ कुछ घात देखते हैं ना कि क्या आया, घात घात क्या है, कैसे कैसे बनती है। 3 जब किया तो दोनों लग नहीं रहा कि I3 कब बनेगा, जब दोनों पक्षों में आई से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब -i। तो आप समझ गए कि अगर आई की घात में 3 कहीं है तो उसको हम -i लिख सकते हैं। और चौथे की बात आई, तो या तो आप लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि ऐसा करो, इसमें एक और आई से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हम यहाँ किए, ऐसा नहीं है। आप यहाँ सीधे दोनों पक्षों में वर्ग करिए। जब यहाँ पर वर्ग करेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि आई की घात में 4 बनेगा, और इसका वर्ग करेंगे तो 1 बनेगा। इस तरह से 5 बनाना है, 5 तक तो जाइए ही जाइए, उसके बाद फिर बेसिक चलेगा। 5 बनाना है तो आप ये समझ गए
कि आई की पावर 5 अगर बनेगा तो दोनों पक्षों में आई से मल्टीप्लाई होगा। जैसे इसमें आई से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा आई प्लस का। इसका मतलब आप समझ गए कि अगर सिंगल पावर है तो रूट माइनस वन वैल्यू, डबल पावर है माइनस वन, तीन पावर है माइनस आई, चार पावर है एक, पांच पावर है आई प्लस का। आप समझ गए। ऐसे हटा दो ना, अब क्या ही करना है, समझा दिया, यहाँ से आया है बस, हो सबको थोड़ी बताना। वैसे भी ये वाला जो वीडियो, अब जो वीडियो आया करेंगे वो उन्हीं को मिलेंगे जिनको मैं भेजूंगा। ये पब्लिक नहीं है, पब्लिक में नहीं आएगा वीडियो। पब्लिक में आना होगा तो फिर मैं पब्लिक कर दूंगा, लेकिन अभी अभी स्टूडेंटों को बताना है इसलिए। तो घात देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आई की घात में 17 और इसकी वैल्यू पूछी गई है। पहला क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू पूछी गई आई की घात में 17। मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसे आई इंटू आई घात में तो 16 लिख ही सकता हूँ। अगर लिख सकता हूँ तो आई इंटू आई की पावर 2 की घात में 8 और आई पावर 2 का मान होता है -1। तो यहाँ पर लिख देंगे आई इंटू -1 की पावर 8 और सम संख्या है तो आई इज द आंसर। यह हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन आया है, आई घात में 153। अब आप समझ में आ रहा है कि सम संख्या नहीं है, तो हमें तोड़ना यहीं से, इस तरह से जिनका मान हमें पता रहता है उस तरह में यहाँ से जल्दी बन जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा आई आई इंटू आई की पावर 152, या फिर सम संख्या में ले ताकि कुछ अलग दिखने लगे। सम संख्या लिखा 156। तो आप समझ में रहे कि आई की घात में 2, और जब ये दो से घातों का आपस में गुणा हो जाता है तो इसको हाफ कर देते हैं, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, 78 दूनी 156। अब आपको पता है कि ये डायरेक्ट सम संख्या आई की पावर 2 है और आई की पावर 2 का मान -1 होता है, तो -1 की पावर 78, 78 हो गई सम संख्या, तो सीधे चला जाएगा ये 1। तो इस तरह से आपको ये आई की घात पता होनी चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं, अलग अलग टाइप के सवाल मैं करा दूंगा, लेकिन आप पहले इसको समझिए कि छोटे छोटे क्वेश्चन को स्टार्टिंग से कैसे करते हैं। मतलब पहले घात प्लस है, फिर घात माइनस हो जाएगी, क्या पता यही माइनस रहा है। तो इस तरह से आप इसको नोट करिए अच्छे से। ठीक है, ये सवाल है, इस तरह से करना है इन्हें, करिए। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आई की घात में, तीसरा क्वेश्चन है ना, आई की घात में -17। अब इसे सॉल्व करना है। ये हो गया, क्या है 27 है, आई की घात में माइनस का 27 ऐसा लिखा हुआ है। तो हमने तो सभी पावर प्लस की बताई और ये माइनस की है, तो आपको माइंड लगाना पड़ेगा कि अगर अगर किसी की संख्या और किसी की घात -1 होती है तो उसे हम लोग 1/z कर देते हैं। अगर z की पावर -1 है तो उसे हम 1/z लिख देते हैं। अगर z लिख देते हैं इसका मतलब ये है कि हम इसे लिख देंगे 1/आई की पावर 27। अब ये हो गई धनात्मक, और जब हो गई प्लस की तो फिर हम काम कर सकते हैं। 1 आई की घात में 3 की पावर 9। भाई हमें आई की घात 3 का पता है, और जैसे तुमने होशियारी दिखाई, दिमाग लगाया, 9 3 27, फिर बोला कि सर हमें तो पता था कि
माइनस आई होता है, माइनस आई होता है तो लगा लिए, खुश हो गए, फिर वही लफड़े। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना है कि अपने गणित नहीं लगाना है, लगाना वही है जो मैं बता रहा हूँ। आई, और इसको बना दो सम संख्या में, तो आई की पावर कितना हो जाएगा 26, और उसके बाद आप कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, आई इंटू आई स्क्वायर का मान -1, तो पहले एक बार लिख लो ना, आई स्क्वायर 13 दूनी 26 -1, इसी के बगल में है 1/-आई, तो इसी तरह से ये वन, इसी तरह से माइनस चलाएगा ऊपर तो -1/आई। अब कोई बोले और कर दीजिए, तो और करने के लिए फिर 1 -1 है ही, आई की घात में -1 चला जाएगा। तो जहां तक करना हो आप वहां तक करिए, मैंने तो बता दिया। बन जाएगा, अगर बन जाएगा तो आई की घात में कुछ भी लिखा है आप उसे क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है? चौथा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है -आई और घात में लिखा हुआ है 67। समझ में आ रहा है कि विषम संख्या है, और यदि विषम संख्या है, अगर विषम संख्या है तो फिर माइनस बाहर, आई की घात में 67। अगर ये 67 है तो मैं आई इंटू लिखूंगा और आई की पावर लिख दूंगा 66 माइनस आई, और आई की घात में हो जाएगा 2 की पावर 33 माइनस आई, और इसका होता -1 का विषम बार गुणा होगा, फिर -आई इंटू -1, ये हो जाएगा प्लस का अंक। इस तरह से हमें सॉल्व करना है आई की घात को। और जो भी यूज होता है, जैसे जैसे हमने यहाँ यूज किया, तो आप बगल में सब ये लिखना भी है, ऐसा नहीं कि ऐसे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 चूंकि लिख देना। जैसे यहाँ पर हमने पुटअप किया तो बता देना कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 चूंकि लगा। इस तरह से मतलब बगल में कारण देने हैं, उसी तरह जैसे कॉन्सेप्ट है, जहाँ कहीं भी रिप्लेस 11 12 हो 9 10 हो, कहीं भी अगर आपने किसी सी वैल्यू को कहीं से रिप्लेस किया है तो बगल में लिख दीजिए, गणित में आपको बगल में लिखना ही पड़ेगा आंसर, ये आंसर। ठीक है, फिर अब हमारे पास ये घात वाले क्वेश्चन हो गए हैं। इसमें एक आध दो और करा दूं क्या? एक और मिक्स करा देता हूँ, लगभग मैं सारे टाइप करा ही दिया हूँ। दोनों माइनस अगर अगर आ जाए, एक लड़का बैठा है वो कह रहा है कि सर दोनों माइनस हो जाए, तो एक एक दोनों माइनस में कर लेते हैं। लड़का कौन बैठा है? कोई नहीं बैठा है। पांचवा, -आई की घात में -37, तो आपको समझ में आ रहा है कि इसे लिखा जाएगा 1/-आई की पावर 37, ये हो गया प्लस का। अब 37 भी विषम, अरे कुछ एक आठ सम संख्या वाले ले लो ना, 36 ले लो, नहीं तुम लोग कहीं दोगे कि सर वही वही ले लेकर करा रहे हो। तो सम संख्या बार गुणा होगा तो आई की पावर 36, और इसका हो जाएगा आई का स्क्वायर माइनस कितना, 18 दूनी 36, ये हो जाएगा -1 की पावर 18, और 1 की पावर 18 जब करेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा 1/1, मतलब 1 ही इसका आंसर। और यहाँ बता देना बगल में कि आई स्क्वायर जो है -1 है, क्योंकि इस तरह से तुम लोगों को सॉल्व करना है। एक सवाल और है मेरे पास, तो आप उसे भी देख लीजिए।
आई क्यूब आई स्क्वायर आई प्लस 2 लिखा हुआ है। तो आई पावर 3 की वैल्यू माइनस आई और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और आई तो आई ही है, आई से बढ़ के कौन रहेगा। तो -1 प्लस आई प्लस 2, तो माइनस आई और प्लस आई कैंसिल आउट और 2 और 1 मिला करके हो जाएगा कितना, 2 और 1 1। तो इसका आंसर आएगा 1, इसका आंसर आएगा 1। वो चलता रहता, इसका आंसर आएगा 1। मुझे लगता है कि इस क्लास में आज यहीं तक ब्रेकआउट करते हैं। धीरे धीरे करके 3 वीडियो में लगभग पूरा हो जाएगा। हो सकता है कि अगर शाम को रिकॉर्ड करूंगा तो योग वाले और व्यवकलन और गुणन तीनों करा दूंगा नियम। तीनों नियम कराने के बाद फिर मुझे बताना होगा संयुग्मी, मापांक, इतना ही है। फिर आपका आ जाएगा आर्गेंड का प्लेन, आर्गेंड प्लेन, मापांक, कोणांक, और मुझे लगता है इतना ही चैप्टर में है तुम लोगों के। संयुग्मी वगैरह नहीं है, संयुग्मी तो है, समय संख्या के ध्रुवीय निरूपण नहीं है, तो मैं ये एक्स्ट्रा बताऊंगा तुम लोगों को 11th का। इकाई के घनमूल बता दूंगा, इकाई के घनमूल और इकाई के चतुर्थ मूल और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। तो इस तरह समित संख्या को हम लोग 3 चैप्टर, तीन वीडियो में कवर कर दूंगा, 3 वीडियो में खत्म कर दूंगा ना। बिल्कुल नियम बताने हैं योग के, गुणन के, व्यवकलन के नहीं है ज्यादा, एक आध दो होंगे, बाकी ठीक है। आज पहला यहीं तक ओके करते हैं। अपनी किताब में जाके देखना कि जो मैंने आज कराया है, जैसे आई की घात से जो भी सवाल हैं तुम्हारे, उसमें जो भी सवाल हैं आई की घात वाले, वो सारे तुम्हें करने होंगे। एक आध दो सवाल दिए हुए हैं, ज्यादा तो नहीं दिए हुए हैं। ये ए प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करने वाला सवाल दिया हुआ है कि ए प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है। तो ए प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करने से पहले हमें पता होना चाहिए आई की घात में पावर। तो मैंने आई की घात में पावर बता दी है। आइडेंटिटी, सर्व समीका, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, सर्व समीका पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और दूसरा करनी, करनी के नियम, मैंने क्लास 10 में जो नोट्स दी थी उसकी करनी के नियम है, नियम को पढ़िए। सर्व समीका अच्छे से याद करना पड़ेगा, सर्व समीका। फिर देखते हैं जो भी वीडियो होगा आएगा। और हर का परमेयीकरण ये सब सीख लेना, तो बताता हूं मैं। ए प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है, यहां से एक सवाल आएगा और उसे किया जाएगा। आज के लिए इनफ है। फिर दूसरा लेक्चर जब भी होगा, लेक्चर 2 जब भी होगा देखा जाएगा। पहला लेक्चर कंप्लीट है, 1 घंटे के लगभग आसपास होगा, चेक करते हैं। चालू हो गया ना? हाँ चालू कर लो। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें ये देखना है कि a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है, a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना। अगर a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है तो हमारे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हमें किस तरह से क्वेश्चनों को करना है। जैसे मान के चलो कि लिखा हुआ है 2 प्लस 3i की पावर 2 लिखा हुआ है और मुझे a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करने को कहा गया है। तो सबसे पहले मुझे देख समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हल लिख दिया, आइडेंटिटी दिख रही है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, और वही कॉन्सेप्ट इसमें लगा देंगे। 2 प्लस 3i का होल स्क्वायर लिखा था, 2 का 4, 3i का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3i, 4 9i स्क्वायर प्लस 2 टू या 4, 4 ये 12i, और 4 प्लस आई इंटू -1 प्लस 12i। तो इसका कॉन्सेप्ट जो आएगा 4 और -9, 9 माइनस का 5, -5 आ जाएगा और 12। तो इस तरह से
अगर ए प्लस आई बी ग्रुप व्यक्त करना है तो हमें आइडेंटिटी लगा करके कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। ठीक है।